नमस्कार मित्रों। देश और दुनिया में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग दिवस का मतलब है शरीर में जो गड़बड़ियां हैं, कमजोरियां हैं, परेशानियां हैं, उनको दूर करें और शरीर को, मन को, दिमाग को फ्लेक्सी बनाएं, लचीला बनाएं। किसी तरह की जिद नहीं हो, किसी तरह का अहंकार नहीं हो, किसी तरह का मसला नहीं हो, कहीं रुके नहीं, बाधा नहीं हो, लचीलापन हो, मन में भी, हृदय में भी, शरीर में भी, श्वास में भी। पूरी दुनिया मना रही है, पूरी दुनिया ने मनाया। समंदर से लेकर आसमान तक, पहाड़ों तक, सब जगह पर मनाया गया। लेकिन जिंदगी में जहां सबसे ज्यादा जरूरत है फ्लेक्सी होने की, लचीला होने की, या सबसे जो जरूरी चीज है सांस के बाद, वो है पैसा। तो पैसा का योगा कैसे किया जाए, पैसे को लचीला कैसे बनाया जाए ताकि वो आपके पास रहे। हमने कहा कि इस पर भी बात होनी चाहिए। सांस तो ले ली, ब्रीद इन ब्रीद आउट तो कर लिया, लेकिन बिना पैसे के तो सांस ही कहाँ चलती है सर आजकल। तो हमने कहा ये पैसे से सांस का जो कनेक्शन है, इसको कैसे ठीक किया जाए। तो नीरज जी को याद किया। बिजनेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी, आप शो उनका देखते ही हैं, चैनल पर आप उनको देखते हैं, नीरज डॉट वाजपेयी पर। वो पैसे को बहुत आसानी से समझाते हैं। उनके पास जो दिमाग है ना, वो फ्लेक्सी करने का ही है पैसे को। ये अलग बात है कि हम थोड़ा सा भी चवन्नी अठन्नी रुपयों में सोचते हैं, वो डॉलर में सोचते हैं, और डॉलर में भी बिलियन डॉलर सोचते हैं, जिसकी जीरो मैं उनके प्रोग्राम के बाद और प्रोग्राम के पहले लगाता रहता हूँ कि कितनी जीरो होती है। तो एलन मस्क और गौतम अडानी साहब और धीरू भाई अंबानी और फिर आजकल मुकेश अंबानी साहब, और वो सब लोग उनके मित्र रहे हैं पुराने। सर प्रणाम। हमने तो थोड़ा सा वो कर लिया था, अनुलोम विलोम, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर। इससे ज्यादा होता नहीं। शीर्षासन हम कर नहीं सकते किसी स्थिति में, होते ही नहीं हमसे। सीखना पड़ेगा सर, आपको सीखना पड़ेगा। शीर्षासन बहुत जरूरी है सर। 180 डिग्री का टर्न अगर आप लेना सीख जाएं, हाँ, तो सफलता का मंत्र है वो जीवन में। जी। अभी दिल्ली में और देश भर की राजनीति में जितना शीर्षासन हुआ है, तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब आपसे सीखें कि ये बिजनेस में भी शीर्षासन होता है, वृक्षासन होता है, क्या होता है, अनुलोम विलोम हो रहा है, क्या चल रहा है, पैसा कैसे अच्छे से सांस ले। देखिए, योग का मतलब है सर जोड़ना, योग जो लेकिन योग और जो मॉडर्न टाइम्स के जिम है, इसमें दो फर्क है, और जीवन में भी यही फर्क है। योग पूरा इस बात पर निर्भर है कि आप अपनी सांस को कितनी देर तक रोक सकते हैं, श्वसन क्रिया पे कंट्रोल, ये है योग। और कितनी जल्दी जल्दी आप सांस लेते हैं ट्रेडमिल पे दौड़ते हुए, ये है जिम। एक मॉडर्न टाइम्स की साइंस है और एक ओल्ड टाइम्स पुरानी। की। जो लोग जिम करते हैं उनके बहुत डोले शोले बन जाते हैं और वो वेट लिफ्टिंग भयंकर कर लेते हैं, लेकिन वो वेट को रोक नहीं पाते। योगी व्यक्ति रोक के खड़ा रहेगा बहुत देर तक। तो योग का मतलब है स्ट्रेंथ, स्टेमिना, और जिम का मतलब है कि आपकी बहुत इंस्टेंट एनर्जी आपके अंदर होती है। आप 100 मीटर के स्प्रिंट के लिए तैयार होते हैं, योग में आप मैराथन के लिए तैयार होते हैं। मैराथन के लिए तैयार होते हैं। बहुत बेसिक फर्क है ये। तो हम लोगों की प्राचीन भारतीय सभ्यता में कहा जाता था कि योग करना सीखिए, क्योंकि योग से आपके शरीर की जो स्नायु तंत्र है उस पर आपका कंट्रोल बनता है, और वही आपको लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, आपकी लॉन्जिविटी को बढ़ा देता है। तो फाइनेंस में भी हमको अपनी लॉन्जिविटी बढ़ानी चाहिए और उसको योग कराना चाहिए जिम कराने की बजाय। तो जिम कराने वाले मतलब ट्रेडर टाइप के लोग होते हैं, ये किया वो किया वो किया, लेकिन योग जब आप कराते हैं तो आप लंबे समय तक उसको सस्टेन कराते हैं। तो इसलिए अपने फाइनेंसेस को योग कराइए आप, तब आएगा आपको असली आनंद, और एकदम शांत चित्त से आप ये काम करिए। तो कौन से आसन करने चाहिए योग के, मतलब फाइनेंस के कौन से आसन है जो हम करें कि हो जाए। देखिए, फाइनेंस के आसन में एक जो भी आपने बात कही कि देखिए, मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद का है वो शवासन है। ऐसे कोई आसन से पैसे का फाइनेंस अच्छा हो सकता है? नहीं, शवासन से नहीं हो सकता सर, शवासन से नहीं हो सकता। शीर्षासन उसमें बहुत काम आता है, और उसमें वृक्षासन बहुत काम आता है, इस तरह के आसन काम आएंगे। लेकिन शीर्षासन बहुत बढ़िया काम करता है, इसलिए क्योंकि बदलते युग में आपको अपने विचार बदलने की कला आनी चाहिए। पॉलिटिशियन को बहुत अच्छे से आती है, देखिए उसीलिए वो सफल भी रहते हैं। उन्होंने योगा अच्छे से सीख रहा है।
हमें भी ऐसे ही सीखना चाहिए कि अगर कोई डिसीजन आपका फाइनेंशियली गलत होता हुआ दिख रहा है तो उसको तुरंत बदलिए। उसमें शवासन लगा दिया आपने कि लेके सो गए तो तो डूब जाएंगे आप फिर। चेंज चेंज इज द ओनली ट्रुथ। बदलते यस, रहिए। तो परिवर्तन अकेला सत्य है दुनिया का, बाकी सब मिथ्या है। तो योग हमें ये सिखाता है अपने फाइनेंस के टर्म में कि हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। योगा में फ्लेक्सिबल हो जाती है ना, बॉडी बहुत फ्लेक्स हो जाती है। यस, तो वैसे आप फ्लेक्सिबल रहिए, चीजों को बदलिए, देखिए, समझिए और स्ट्रेंथ क्रिएट करिए। तो जब हम लोग निवेश सिखाते हैं लोगों को कि तो निवेश में पहली शर्त यही होती है कि आप जिम स्टाइल पे निवेश मत करिएगा कि हर तीसरे दिन आपका मन बदल रहा है। मन को कंट्रोल करिए और थोड़ा लंबा सोचिए। लेकिन लंबा सोचने का मतलब शवासन नहीं है कि एक बार सोच लिया अब जिंदगी भर वही चलेगा, ऐसा भी नहीं चलता है। वो नहीं है। चीजें बदलती रहती हैं। तो लाइफ में ये जरूर करना चाहिए कि अपने फाइनेंस को योगासन सिखाइए और योग से उसको आगे बढ़ाइए। तो अलग अलग जो एसेट क्लास पे भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि आप जब निवेश करें तो क्या करें, मतलब योगासन की करियर तरह में से क्या ही जैसे करें। योग में भी है कि योग के आसन तो अलग अलग है, लेकिन हर एक की जरूरत के हिसाब से अलग अलग योगा जो ट्रेनर है वो सिखाते हैं। तो बिल्कुल आपका कहने का मतलब है कि फाइनेंसेज में भी आसन तो बहुत सारे हैं, मतलब बिल्कुल। जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी काम आप कर रहे हैं, हाँ, मार्केट में डाल रहे हैं, सोने में डाल रहे हैं, जमीन में डाल रहे हैं, आपकी जरूरत क्या है ये भी समझने की जरूरत है। और ये भी बिल्कुल। जरूरत है कि जो जरूरत थी वो आज है कि कल है कि नहीं है। जैसे इसको मैं जोड़ देता हूँ, एकदम मॉडर्न फाइनेंस में हम लोग सिखाते हैं सबसे पहले आपको अपना रिस्क एनालिसिस करना चाहिए। इसी को योग में आप देखिए कि आपके शरीर की जरूरत क्या है। आपका शरीर में मान लीजिए किसी को हार्निया की समस्या है तो वो अलग तरह के योग करेगा। किसी को सांस की समस्या है तो वो अलग तरीके के योगासन करेगा। किसी को कोई अलग बीमारी, अर्थराइटिस है या कुछ है, हड्डियों से जुड़ी कोई बीमारी है तो वो अलग तरीके के योग करेगा। तो वन सॉल्यूशन फॉर ऑल नहीं है। अलग अलग शरीरों के लिए अलग अलग सॉल्यूशन है। वैसे ही आपकी अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग फाइनेंसेस के तरीके हैं। तो सबसे पहले अपने शरीर को समझिए। अपने शरीर को समझने मतलब अपना रिस्क देखिए क्या है कि आप किस तरह के हैं। आप बहुत लीन बॉडी है तो आप बहुत एक्सर्शन नहीं ले सकते। आप बहुत मोटे हैं तो आप वृक्षासन नहीं कर सकते, फिर आप गिर पड़ेंगे क्योंकि वेट नहीं ले पाएंगे उतना आप। तो अलग अलग तरीके के आसन आप अपने फाइनेंसेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कि और उम्र का फर्क होता है। अब मान लीजिए कोई बहुत यंग एज का व्यक्ति है तो वो दूसरे तरह वो के अलग योगासन तरीके से। करेगा, ज्यादा स्ट्रेंथ करेगा। कोई बुजुर्ग है तो उससे आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो बहुत कड़े आसन करेगा, वो नहीं कर पाएगा शायद। तो अगर आप बचपन से कर रहे हैं तो शायद आप कर पाए, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। अब आप शीर्षासन बहुत बुजुर्गियत में नहीं हो पाता है ना, वो दिक्कत होती है उसमें। या सूर्य नमस्कार आप अगर बचपन से नहीं कर रहे तो एकदम से सूर्य नमस्कार करना भी बहुत कठिन कार्य होता है, उसमें फिर दिक्कत होती है। तो अगर इसको फाइनेंस टर्म में मैं कहूं तो एक नया लड़का जिसने अभी अपना करियर शुरू किया है उसके लिए अलग तरीके होंगे। जो मिड एज में है 40-45, जो सबसे डेंजरस एज होती है, चाहे वो योग के टर्म में हो चाहे करियर के टर्म में हो, उसके लिए बिल्कुल अलग तरीके होंगे। और जो 50-55 से ऊपर रिटायरमेंट करीब होंगे उनके अलग फाइनेंसेस होंगे। तो तीनों लोगों को की जरूरत अलग है, बॉडी टाइप अलग है और उनको वैसे ही फाइनेंशियल टूल्स को अपनाना चाहिए। तभी आप एक अच्छी निरोगी काया या निरोगी फाइनेंस के साथ आप बैलेंस बैलेंस बैंक बैलेंस जो है वो ठीक से बना सकते। बिल्कुल बिल्कुल तभी आप जी पाएंगे। तो प्रभु अब ये समझाइए कौन सा जो आसन है, कौन सा सिस्टम है जिसको अपनाना चाहिए अलग अलग लोगों को। जैसे जैसे सूर्य नमस्कार को माना जाता है कि ये कंप्लीट आसन है। आसन ये अगर जी। आप रोज 10 सूर्य आसन, सूर्य नमस्कार करिए, 10-20 की आदत डाल लीजिए तो वो बहुत आपको लाभ देगा क्योंकि उसमें बहुत सारी आपकी पूरी बॉडी एक्टिविटी उसमें हो जाती है। पुशअप्स जिम में भी मारे जाते हैं लेकिन दरअसल वो योग के तहत भी मारे जाते हैं। तो आप पुशअप बहुत अच्छे करिए तो फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है। पुलअप करिए तो जो बॉडी वेट एक्सरसाइजेज होती हैं। वैसे ही जो लड़का एकदम यंग एज का है जिसने अभी अपने करियर की शुरुआत की है तो उसकी अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए और मैक्सिमम जितना वो बचा सकता है उसको बचा के निवेश में डाल देना चाहिए। तो वो सूर्य नमस्कार हो गया कि आपने पूरी बॉडी को एक्सरसाइज करा दिया। वैसे ही आप जितना पैसा आप कमा रहे हैं अपनी जरूरत का निकालिए, जितना आपके खर्चे जरूरी हैं वो करिए और उसके बाद आप उसको निवेश करिए। तो उससे क्या होगा कि आप जब
बचपन से सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपकी बॉडी बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छी रहती है। तो वैसे शुरू में अगर आप ज्यादा पैसा निवेश करेंगे तो अंत में बुढ़ापा आपका बहुत अच्छा कटेगा। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बार चप्पल घिसनी, चाहे पहले घिसना चाहे बाद में घिसना है, चॉइस आपकी है। तो पहले से अगर आप वो काम कर लेंगे तो 45 के बाद की आपकी जो लाइफ होगी वो बहुत बढ़िया गुजरेगी। आप एकदम बढ़िया फ्लैट स्टमक के तंदुरुस्त आदमी है और चैतन्य जीवन जिएंगे। तो फाइनेंस में भी जिसका करियर अभी शुरू हो रहा है उसको वैसे करना चाहिए। आप 40-45 से शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए आप कि अब आप जागे कि अब आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, तो आपने क्या हुआ, बहुत सारे पहले तो तो बयाने ले अक्सर ऐसा रखे होता हैं। है ना कि 40 साल तक तो जवानी रहती है, तो लगता है कि अरे क्या है, सब हो ही जाएगा। सर जवानी 60 तक है, राजनीति को मैं फॉलो करता हूँ, वहां नहीं 60 मतलब वो साल तक जवानी नेता का उस युवा समय होता है। 40 में जब झटका लगता है तो सोचते हैं कि अब क्या करना है, तब योगा जाना होता है, तब जिम जाना होता है, तब फाइनेंशियल समझने पड़ते हैं इस नजरिए से राइट। इनका। देखिए 40-45 की एज में अगर आपने जिम शुरू किया या योगा करना शुरू किया या फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू की, तो उसमें एक दिक्कत ये होती है कि आपने पहले बयाने कुछ ले लिए हैं, है ना। जैसे योग शुरू कर रहे हैं आप, मान लीजिए जिम कर रहे हैं, तो आपने कई सारी व्याधियां अपने बीमार शरीर में ले ली हैं। पेट निकल बीमारियां ले आया है, रखी। जी। चश्मा लग गया, चलीसा बोलते हैं इसको, चश्मा लग गया है, पेट निकल आया थोड़ा सा, और हाँ। थोड़ा बल्की शरीर हो गया और अब बहुत स्ट्रेंथ नहीं है। अब यहां नहीं, से आपको शुरू करना है। वैसे ही आप देखिए कि आपने फाइनेंशियल में क्या किया कि आपने शादी लोन ले कर ली रखा है, है। आपके 2 बच्चे हैं, घर का लोन ले रखा है, माता पिता के लिए भी तो आपने जिम्मेदारी पहले से बना ली है, सब सब फिट है अब उसके आगे। लिए करना है, उसको ठीक करने के लिए। अब उसको ठीक करना, और आपके पास डिस्पोजेबल इनकम ही नहीं है, जो कमा रहे हैं उसमें से बच ही नहीं रहा ज्यादा, क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। तो आपके लिए फॉर्मूला अलग हो गया फिर। तो 45 में सबसे टफ होता है फाइनेंशियल प्लानिंग कराना। 60 वाले को वो जिम्मेदारी खत्म हो गई तो जो बचा कर लेगा, जो बहुत जरूरत भी नहीं है उसकी। यंग एज वाला कर लेगा, लेकिन 45 में जब आप कोई काम शुरू करते हैं, चाहे वो योग करें चाहे फाइनेंशियल प्लानिंग, बहुत टफ होता है। और वहां पे आपका रियल टेस्ट होता है, क्योंकि मिड लाइफ क्राइसिस सबसे बड़ा आज के जमाने में नौकरी। 45 की उम्र में अगर आपने होम लोन ले रखा है बढ़िया सा, तो और आपको एचआर को मालूम है, तो वो जान जाएगा कि भाई ये आदमी ना सबसे लॉयल काम करेगा, इससे सबसे जितना लॉयल है, काम ये करा लो, कहाँ जाएगा। ये कहीं जा नहीं सकता। और मैंने तो कई बार देखा कि बॉस लोग सलाह भी देते रहते हैं, होम लोन ले लो, होम लोन ले लो, क्योंकि आपने जैसे ही लिया अब आप फंस बस गए, आप उनके आपका काम कब्जे हो में। गया। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि अच्छा वहां पे क्या रिस्क भी होता है जॉब का बहुत, जॉब चली जाए या छोड़ने का मन है। मैं तो इस सेंस में भी कह रहा हूँ कि छोड़ने का भी मन है, मान लीजिए आपको कुछ और करना चाहते हैं तो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो योग भी यही सिखाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग भी सिखाती है कि एज अर्ली एज पॉसिबल। तो 45 वाले के लिए फॉर्मूला अलग है। फिर आपको ज्यादा करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा थोड़ा। समझे नहीं, 45 साल में पहले थोड़े दिन जिम करो फिर योगा में आओ, क्योंकि बॉडी तो फिट करो पहले, आप इतनी हाँ, आपकी खराब बॉडी हो चुकी है। तो वहां पे भी फाइनेंस में हम लोग कहते हैं ज्यादा इन्वेस्ट करो आप। अब पैसा है कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन ज्यादा करना पड़ेगा। तो प्लानिंग वहां पे चेंज हो जाएगी। सबसे टफ उसी के लिए होता है। तो हमेशा सलाह दी जाती है कि जितनी जल्दी हो सके योग, शुरू फाइनेंशियल करें। प्लानिंग, जिम, जो भी करना वो शुरू कर दीजिए। मिड एज में आने के बाद बहुत दिक्कत है। अच्छा बुजुर्गियत में एकदम आराम है, कोई चिंता नहीं है, सब निपट चुका है, जैसा भी अच्छा बुरा निपटा है। अब आपको बस खाली ठीक अपने है। जीवन चलाना है। तो हाँ, ठीक है, अपना नहीं भी हो रिटायरमेंट तो जो पेंशन प्राणायाम मिलेगा, कर लीजिए। प्राणायाम के लिए 100 आसन भी करते रहिए, दिन में 12 घंटे सोइए, क्या दिक्कत है आपको। नहीं लेकिन तो मिड क्या एज में करें, नहीं कर सकते। जब ऐसे मिड एज में आ जाए, हाँ बहुत सा आपने कहा मिड लाइफ क्राइसिस आ गया, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से सोच रहे होंगे, लेकिन मैं फाइनेंस पर ही बात कर रहा हूँ मिड लाइफ क्राइसिस में। हाँ तो उसके लिए आप थोड़ा सा ज्ञान दीजिए ना, आप गुरुजी हैं, आप बताइए कि भाई जैसे वो कल मैं देख रहा था कि योगा में गुरुजी बता रहे थे भाई आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। तो ये 45 साल की उम्र वाले जो ज्यादातर तो लोग वही हैं, तो उनको कैसे इन्वेस्टमेंट करें, या उनका जो बैंक बैलेंस खाली है या जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको कैसे निपटाएं, थोड़ा सा ज्ञान देखिए, दीजिए ना आप। हाँ बिल्कुल। अगर आपने मान लीजिए 22-23 की उम्र से 25 की उम्र से ज्यादा कुछ नहीं किया है, थोड़ा बहुत ही किया, और अब आप आ गए 45 की उम्र में, और अब आपको ये चिंता सता रही है कि अगले कुछ समय में हमको बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी अलग अलग कारणों से, हम्म, तो मैं ये मान के चलता हूं कि जो भी आपकी टेक होम सैलरी, उसका कुछ पैसा तो आपके पास बच रहा है। तो आपको अपने बच्चों की पढ़ाई, लड़के बच्चों की शादी, और जो आपको होम लोन चल रहा है उसको निपटाना है, और फिर आगे की प्लान करना है, ये सब करना है।
इसके बाद जो भी आपका पैसा बचे तो आपको सेफ्टी के साथ निवेश करना, और उसमें मुझे लगता है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसे डालें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में सेफ्टी और ग्रोथ एक साथ मिलेगी। फिक्स डिपॉजिट जिसको बोलते हैं या जिसको हम लोग डेट पोर्शन बोलते हैं, डेट वाले में क्या सेफ्टी तो बहुत है, पैसा ग्रो नहीं होता। गोल्ड में सेफ्टी बहुत है लेकिन वो एक साइकिल होता है, उसमें पैसा बहुत ग्रो नहीं होगा। रियल एस्टेट का टिकट साइज बहुत बड़ा है, इसलिए उसमें आप निवेश कर नहीं पाओगे। तो ले दे के बचता फिर वही इक्विटी है। इक्विटी में जो 45 साल की उम्र के लोग हैं, डायरेक्ट घुसे मत कि सीधे मैं ही खरीदूंगा स्टॉक को, ये वाला स्टॉक मैंने खरीदा, ये बिल्कुल मत करें। ट्रेडिंग को तो मतलब सुबह उठ के जनेऊ पकड़ कसम खा लेंगे, नहीं करना है। आपको सिर्फ अच्छी क्वालिटी के म्यूचुअल फंड में पैसे डालने हैं जो आपको अगले 15 साल यानी 45 से 60 की जर्नी में ठीक ठाक कॉर्पस बना देंगे, और जितना मैक्सिमम आप बिना तकलीफ करे जोड़ सकते हैं एसआईपी के माध्यम से डालना शुरू कर दीजिए। मतलब करें एसआईपी करें, उसको लिए एसआईपी करें। एकदम से तो होगा भी नहीं आपके पास। जो अगर मान लीजिए है भी, सपोज आपके पास 5 लाख रुपए रखा भी हुआ है, तब भी मैं नहीं कहूंगा कि एक साथ डालें, उसको तोड़ तोड़ के आप डालना शुरू कर दीजिए और नेक्स्ट 15 ईयर्स तक डालते रहिए। तो आपके पास एक ढंग का कॉर्पस बन जाएगा। कितना भी खराब मार्केट चले तब भी 12-14% का बढ़िया कैगर आपको देगा वो। तो 15 साल में ठीक ठाक पैसा आप जोड़ लेंगे और आपका रिटायरमेंट बढ़िया होगा। 45 वालों के लिए किसी भी और इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालना एडवाइजेबल नहीं है। यस, ये आपको उसमें रिस्क भी नहीं है। देखिए रिस्क कम है, बहुत कम है रिस्क। तो केवल फिक्स डिपॉजिट, एफडी में भी रिस्क है। लोग कहते हैं कि एफडी रिस्की नहीं है, बैंक डूब गया तो क्या करोगे, 5 लाख का ही तो बीमा है खाली। तो रिस्क तो सब में है। म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत मिटिगेट हो जाता है, बहुत मिनिमम रिस्क है। इतना नहीं कि पैसा डूब जाए एकदम जीरो हो जाए, ऐसा नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिटर्न कम आएगा, इतना ही तो होगा। और चूंकि आप 15 साल दे रहे हैं तो रिटर्न नेगेटिव होने का तो सवाल ही नहीं उठता। कम हो सकता है कि भाई आपने 18 सोचा था तो 15% ही मिला, ये पॉसिबल है, लेकिन रिटर्न बनेगा जरूर, क्योंकि साइकिल 15 साल की बहुत लंबी होती है। उसमें 2-3 बार तो आप बिजनेस साइकिल देख लोगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड में बिल्कुल पैसा डालना चाहिए और एसआईपी के माध्यम से ही डालना चाहिए। आजकल बहुत फैशन चल रहा है, एसआईपी के लोग विरोध कर रहे हैं कि आप सुना होगा आपने कि एसआईपी है वो है, इसीलिए मैंने कहा कि एसआईपी समझाइए। और दूसरी तरफ मुझे लगा कि वो म्यूचुअल फंड की लाइन आपने ही दी कि म्यूचुअल फंड है, सही है। देखिए ये अच्छा कि आपने ले आया, चले इस पे बात कर ही लेते हैं 5 मिनट। म्यूचुअल फंड की एसआईपी को लेकर के इस समय कई बड़े विद्वान कह रहे हैं कि ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए और इससे पैसा डूबेगा आपका। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, गलत है। पहले जी तो ध्यान से समझिए कि एसआईपी अपने आप में कोई प्रोडक्ट नहीं है। एसआईपी एक प्रक्रिया है जिसका सिंपल मतलब होता है प्रोसेस है, प्लान है, ठीक है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कि आप कोई भी चीज सिस्टमैटिक तरीके से हर महीने करते हैं, उसमें अमाउंट फिक्स होता है, अमाउंट बदलता नहीं है, और प्रोडक्ट जो है जो खरीदते हैं आप, उसकी क्वांटिटी ऊपर नीचे होती है। तो उससे क्या होता है कि अगर मार्केट गिरा और आपने पैसे उतने डाले तो आपको ज्यादा सामान मिलता है, और ऊपर गया पैसे उतने डाले तो कम सामान मिलेगा। तो इस तरह से जब आप करते रहते हैं तो एक लंबे समय में उसका एवरेज प्राइस हमेशा आपको मार्केट प्राइस से नीचे मिलेगा। एसआईपी का लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? जो विद्वान लोग ही विरोध कर रहे हैं, आप जैसे मित्र लोग हैं। देखिए उसका विरोध इसलिए किया जा रहा है कि एसआईपी का बहुत सारा पैसा मार्केट में आ रहा है हर महीने, उससे जो इन्वेस्टर हैं फॉरेन वाले, जिनको एफआईआई कहते हैं, या प्रमोटर हैं, या एचएनआई है, या डोमेस्टिक कंपनीज हैं, वो लोग बेच रहे हैं। तो आलोचना ये हो रही है कि एसआईपी मतलब रिटेल इन्वेस्टर का पैसा अंदर आ रहा है, बड़े लोग उसको लेकर निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर। ये आलोचना है। बट ये आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि इस आलोचना से रिटेल इन्वेस्टर का कोई नुकसान नहीं हो रहा, बेसिक बात आप ये कह रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर लंबे समय के लिए आप निवेशित हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा, आपका रिटर्न उतना नहीं होगा। मिस सेलिंग है, ये मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं कि म्यूचुअल फंड में मिस सेलिंग है। मिस सेलिंग ये है कि आपको सब्ज़बाग दिखाए जाते हैं कि देखो पास्ट में इतना बड़ा हमने रिटर्न बना के दिया है, आगे भी ऐसा बनेगा, ये मिस सेलिंग है। और अपने ही डॉक्यूमेंट में वो कहते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द गारंटी फॉर फ्यूचर। वो जब वो छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखा होता है उसमें लिखा होता है। हाँ, एक ही डॉक्यूमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन लिखा हुआ है। कॉपी पिलाते हैं, जब कॉपी पिलाते हैं तो यही बात कहते हैं
तो यही मैं समझाना चाहता हूँ कि हमारे जो आपके दर्शक है उनको समझना चाहिए कि उसी डॉक्यूमेंट में कंट्राडिक्शन है कि एडवाइजर आपको कह रहा है कि देखिए पिछले समय से ये 30% का रिटर्न हर साल देता है, और फिर दूसरी लाइन वो ये भी कहता है कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द गारंटी फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो यार दोनों बात तो अलग अलग हो गई। दूसरी बात सही है कि पिछला परफॉर्मेंस आगे की परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं है, यहां पे मिस सेलिंग है, म्यूचुअल फंड दबा के मिस सेलिंग कर रहा है। लेकिन अगर आप इस मिस सेलिंग को अलग हटा दीजिए और एक सिंपल फार्मूला मैं आपको बताता हूं कितना आपको उम्मीद करनी चाहिए म्यूचुअल फंड से रिटर्न की। जो भी इन्फ्लेशन है उसको दुगना कर दीजिए आप। तो 6% इन्फ्लेशन है, उसका दुगना करिए तो हो गया 12। 1% उसमें और प्रीमियम जोड़ दीजिए, 13% इज द आइडियल रिटर्न फॉर म्यूचुअल फंड। अगर इतना आप सोच के चलेंगे तो आपको निराशा नहीं होगी। इससे ज्यादा मिल सकता है या 1% कम मिल सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप 30% सोच के चलेंगे तो निराशा तो तय है, फिर तो निराशा होनी है, वो मिस सेलिंग है। जी। अब एक म्यूचुअल फंड के अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे जैसे होते हैं, बुढ़े लोग होते हैं, जिनको समझ में नहीं आता कि एसआईपी पर भरो, क्योंकि उनकी बारीक लाइन पढ़ नहीं पाते चश्मे में भी। तो वो कहते हैं हमारा जो पुराना बैंक था ना, सरकार का, एसबीआई है, इंडियन बैंक है, फलाना है, या और जो अब नए बैंक भी आए, वहीं पर वो करवा दो आप फिक्स डिपॉजिट। बोले वो कम से कम वो 5 साल में जो भी है, एक तो भरोसा ये रहता है कि वो बैंक पड़ोस में है, वो कहीं लेके नहीं जाएगा, पैसा तो दे ही देगा जो है हमारा। लेकिन वो उसमें आजकल इतने सारे डिडक्शंस हो गए कि वो जो आपको पैसा देते हैं उसको जब फाइनल करते हैं तो वो डिडक्शन बहुत सारा कर देते हैं। और दूसरा, एक और हमारे मित्रों ने कहा कि कभी जब बैंक करवाता है एफडी, तब तो कहता है आप करवा लीजिए, जिस दिन खुद तोड़ना होगा आप तोड़ लीजिएगा जरूरत हो। और जब तोड़ने जाते हैं तो वो कहते हैं इतनी प्री पेनल्टी लग जाएगी। ये क्या खेल है? खेल ये है कि जब आप एफडी अगर समय से पहले प्री मेच्योर उसको तोड़वाते हैं तो उसमें एक जुर्माना लगता है छोटा सा, वो बहुत बड़ा नहीं होता लेकिन लगता है, ये सच है। सबसे बड़ी इस देश में या हम लोगों के समाज में मुश्किल ये है विजय जी कि फाइनेंशियल प्लानिंग को डीपली कोई समझता नहीं है। आपने बहुत ही बड़े बेहतरीन प्रश्न रखा कि एफडी में गए तो बाद में काट कूट के इतना देते हैं। कम लोग ये समझते हैं कि जो एफडी आप ले रहे हैं, हमारे देश में टैक्स सिस्टम जो चलता है उसको समझिए आप। जो एफडी आप ले रहे हैं उस पे जो रिटर्न आपका बन रहा है वो भी 6% टैक्सेबल है। 7%, वो स्लैब वाइज टैक्स से पड़ता है उसमें। अगर आप 30% के स्लैब में तो 30% टैक्स लगेगा, 20% में है तो 20% लगेगा। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, वो स्लैब के ये हिसाब से उसमें टैक्स। उस एफडी से डिपेंड नहीं करता? नहीं, फिक्स डिपॉजिट कुछ भी आप करेंगे तो उसमें टैक्स उतना लगेगा। आरबीआई के बॉन्ड में डालेंगे तो आपका स्लैब वाइज टैक्स लगेगा, लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो यहाँ तो वो कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, वो टैक्स स्ट्रक्चर अलग है। लेकिन वो तो फिक्स है ना एक तरह का? वो दोनों फिक्स हैं लेकिन हाँ। दोनों के स्लैब अलग है। मान लीजिए आपका एफडी की इनकम हुई 12 लाख, आपने 6 लाख एफडी की, 8 साल में हो गई 12 लाख, तो जो 6 लाख रुपए आपका प्रॉफिट बना उस पर टैक्स लगेगा आपके स्लैब के हिसाब से, जिस भी स्लैब में आप 10, 20, 30 में होंगे। तो वो 10% भी लग सकता है, 30% भी लग सकता है। आप जिस स्लैब में आप आते होंगे आपकी टोटल इनकम में वो इनकम जुड़ जाएगी, क्योंकि आपने इसमें रिस्क नहीं लिया है, तो गारंटी इसमें बैंक रिटर्न का है क्या ना। लेना देना है जो वो ऐसा करते हैं? ये तो बैंक को आपके कोई लेना भरोसे, नहीं। ये तो ऐसा हुआ कि भाई नीरज जी से दोस्ती थी, पैसा रख दिया, और फिर नीरज जी के जो दूसरे मित्र हैं उन्होंने, सूरज जी ने कहा कि नहीं हम तो इसके हिसाब से काटेंगे क्योंकि आप नीरज जी के दोस्त हैं, तो 30% बनता है आपका। वो जो आपका पहला मित्र बैंक वाला था वो ये आपको बताना चाहिए ना उसको, इसमें टैक्स हाँ भी लगेगा। हाँ, नहीं वो ये बोलता है कि टैक्स है, लेकिन ये हाँ, नहीं बोलता कि टैक्स जो है इस तरह से लगेगा। तो ये फिर वही बात, ये निवेशक की जिम्मेदारी उसको पूछना चाहिए भैया कितना टैक्स लगेगा, अरे तो ये वो आइडिया नहीं तुरंत होता, हमको पूछेगा। बोला कि भाई टैक्स लगेगा तो टैक्स लगेगा। ये तो आप रेलवे नहीं, की तरह से कर रहे हो, वो टिकट हो गया फिर उसको डायनेमिक कर दिया था, पढ़ते पढ़ते कहाँ पहुंचा देते। हाँ तो पूछना और पड़ेगा हवाई जहाज सर। के टिकट की तरह से करते हो, लिखा हुआ आता है 3,500 रुपए, और जब बुक करते हैं तो 7,400 का हो जाता है वो टिकट। यस यस यस, बिल्कुल सही आपने कहा कि वो डेवलपमेंट चार्ज, ये एयरपोर्ट चार्ज आपके और क्या सारे क्या मित्र लगा। ऐसे ही करते हैं। हमारे मित्र सर इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोग पूछते नहीं है। तो एफडी में तो आपका स्लैब वाइज टैक्स लग गया, इधर कैपिटल गेन्स लगता है 20% मैक्सिमम, लॉन्ग टर्म में 20%, 12.5%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% और शॉर्ट टर्म 20%। तो इधर टैक्स एफिशिएंट है, उधर टैक्स एफिशिएंट नहीं है। नहीं है। इसलिए एफडी से बेटर हमेशा म्यूचुअल फंड होगा लॉन्गर टर्म में, क्योंकि टैक्स भी उधर नहीं
कम है और इधर टैक्स ज्यादा है। और गारंटी इधर किधर है? मैं तो कह रहा हूं कि बैंक अगर डूब गया तो 5 ही लाख रुपए का बीमा किया, पहले 2 ही लाख था, अब तो शायद 5 कर दिया गया है। 5 लाख, कितना भी जमा कर रखा हो आपने, लेकिन 5 5 लाख, लाख मिलेंगे वैसे। ओनली 5 लाख। तो खैर ठीक है, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, कभी होता नहीं है, अभी आरबीआई बचा लेता है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन गारंटी उधर भी नहीं है, इधर भी गारंटी नहीं है। इधर लेकिन गारंटी इस सेंस में कि म्यूचुअल फंड में पैसा किसी को डूब गया हो, ऐसा मैंने नहीं सुना। कम हो सकता है, रिटर्न बहुत कम आया, अरे यार ये वाली स्कीम तो बेकार निकली, इसमें तो 6% का रिटर्न बना, ये सब कहानी सुनेगी, बट वो भी रेयर। आपने ढंग का म्यूचुअल फंड खरीदा है तो लॉन्ग टर्म में पैसे भी बनेंगे, टैक्स भी कम लगेगा और आप सर हमारे एकदम मित्र बढ़िया लोग चकाचक। कहते हैं, एक आध मित्र ने कहा कि जो सबसे खराब म्यूचुअल फंड होता है ना, हाँ, उसका जो भी मार्केट में बेचता है, उसको क्या बोलते हो आप, ब्रोकर, हाँ, वो उसी को सबसे अच्छे तरीके से बताता है, जो सबसे नहीं खराब म्यूचुअल फंड होता है। नहीं 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 नहीं, उल्टा बता रहे हैं आप। अच्छा। जो सबसे अच्छा होगा वो हाँ, उसको बताएगा, इसलिए कि बेचना आसान है। अगर खराब रिटर्न, मतलब मान लीजिए पिछले 4 सालों से म्यूचुअल फंड का रिटर्न अच्छा ही नहीं आ रहा है, तो आपको दिखा के बेचेंगे क्या? वो तो पिछली हिस्ट्री दिखाता ना, कितनी सुनहरा इतिहास था इसका, ये 30% से कम कभी कमा के नहीं दिया, ये वाला लो ना आप। वही गड़बड़ होता है। नहीं, जो लोग आईपीओ में पैसा लगाते हैं उनका क्या करें? नहीं, आईपीओ अलग है, देखिए म्यूचुअल फंड अलग है, आईपीओ अलग है, दोनों अलग अलग चीज है सर, दोनों कंपेरिजन नहीं। आईपीओ एक ठीक। अलग चीज है, म्यूचुअल फंड की कहानी खत्म, यहाँ पे वो इतिहास हाँ ही बंद ठीक हो है, गया, अभी अब नई आईपीओ किताब पर बात। खुली। हाँ, अब जी। नई किताब खुली आईपीओ की। हाँ। आईपीओ का मतलब ये कि एक कंपनी जो अभी तक लिस्टेड नहीं थी, अब बाजार में लिस्ट करने आ रही है और वो अपना शेयर पब्लिक को बेच रही है और वो उस पर प्रीमियम ले रही है। तो आमतौर पे आईपीओ में जनरली क्या होता है कि बहुत हाई प्रीमियम पे मर्चेंट बैंकर बिचवा देते हैं। जी। जो मर्चेंट बैंकर नाम का एक प्राणी है, वो वो इस बिकवाता प्लेयर, है उनको हाई इस पर। गेम का सबसे बड़ा प्लेयर वही है, क्योंकि वो उसकी सबसे ज्यादा कमाई होती है। उसको ना हिर हिंग लगे ना फिटकरी, और रंग एकदम चोखा। और एक ही दिन में हो जाता है उसका सारा खेल पूरा। जिस दिन लिस्ट हुआ, काम हो गया, अपना फीस मेरे हाँ अंदर और मैं चला स्विट्जरलैंड। आप देखो आपका काम, जिसने खरीदा जिसने बेचा वो देखे, वो मैं तो जानता है। स्विट्जरलैंड में छुट्टी मनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मर्चेंट बैंकर का फायदा हो गया। और वो दबा के पैसा फीस लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि आपका माल में ज्यादा में बिकूंगा। रियल आईपीओ एस्टेट ज्यादा से ब्रोकर क्या ज्यादा उस करता पर है चला आपका? जाए। आपका रियल एस्टेट ब्रोकर कहता है ना कि विजय जी, आपका ये जो फ्लैट है गुड़गांव वाला, ये मैं आपका 5 करोड़ में बिकवा दूंगा। आपने कहा नहीं यार 5 नहीं 6 में बिकवाओ। सर मैं फिर ब्रोकेज 6% लूंगा। चलो डन। अब डील डन हो गई, वो 6 करोड़ में आपका बिकवा देगा, 6% लेके निकल लेगा। अब जिसने खरीदा वो देखे और तो जिसने बेचा वो देखे। बताइए। तो कहानी मर्चेंट बैंकर की ये है। इसलिए जो निवेशक है म्यूचुअल फंड में, जो डायरेक्टली अप्लाई कर रहा है, जिसको रिटेल निवेशक बोलते हैं, उसको जी। बहुत सावधान रहना चाहिए। मेरी तो एक जनरल सलाह होती है कि आप म्यूचुअल फंड में आईपीओ में निवेश आईपीओ ना करें। ना करें। हाँ, 1 साल बाद करें, उसी कंपनी में 1 साल बाद निवेश करें। और वो तो फिर वैसा हो गया, शेयर अलग तरीके से खरीदने का तो काम हो वो गया। जो जो फ्रॉथ है उससे उसका वो आपको छट समझ में आ जाएगा। जाएगा कि कंपनी कैसे चल रही है। यस, फ्रॉड छट जाएगा और 4 ये क्वार्टर के वैसा का रिजल्ट भी आ वैसा है कि जाएंगे। भाई फ्लैट जो जमीन पर बना हुआ है, उसको लेने की बजाय जब दिख जाए जमीन पर तब खरीदे। बिल्कुल सही, चाबी जब हाथ में मिल रही हो तब लें। हाँ। मैं तो इसमें एक कदम और आगे कहता हूं कि मकान आपको खरीदना ना, तो जो 2-3 साल पहले पोजीशन जिसका मिल गया वो खरीदो आप। तो उस हाँ, बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चरल कमियां वो भी पता चल जाती वो है, भी कहाँ आपको से समझ में आ सीपेज जाएगी। है, कहाँ सोसाइटी खराब है, सोसाइटी में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, ये जमीन इसमें फंसी है। वो ज्यादा अच्छा फ्लैट है कि आप 3 साल पुरानी सोसाइटी में लो, जांचा परखा, जांचा परखा। नए में क्यों फंसना। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। फिर विश्वास करें। ये फार्मूला रियल एस्टेट में मुझे सबसे सही लगता है। एकदम सबसे। नए के चक्कर में लोग बहुत पैसा भी दे के आते हैं और फिर गड़बड़ हो जाती है। तो आप 2 साल पुरानी मिले हो ना रियल सेल में। सर एक चीज आप बोला शब्द, उस पर मेरे को समझना ही था कि ये है क्या। आपने कहा कि आईपीओ जब आता है तो वो प्रीमियम मर्चेंट बैंकर प्रीमियम पर भेज देता है। एक बात मुझे समझाइए, कंपनी आपकी, आईपीओ हाँ, क्या मतलब कि आपके पास पैसा नहीं है, आपको पैसा जुटाना है। बेसिक बात तो ये है ना। उसको मैं मोटे गांव वाले, मेरे गांव वाली जैसी जमीन में समझू कि आपकी दुकान खोलनी है, पैसा है नहीं तो आपको पैसा लेना है। तो फिर प्रीमियम किस बात का? न तो हाँ। आपके अब काम का पता, न धाम का पता, न दुकान का पता, उसके बाद भी प्रीमियम हम दें। मैं एकदम आसान लेमेंस लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। आप आपने मुझे समझ गए हैं कि ऐसे ही समझा सकते हैं मुझे। ऐसे ही आपको भी और सबको भी आपको ऐसे ऐसे ही समझ में समझाया आएगा। जा सकता है। आपने एक दुकान खोली जिस पर आप
सिर्फ आलू और प्याज बेचते हैं। आपने एक दुकान खोली, उसमें आपने अपना 1 लाख रुपया डाला, दुकान चल पड़ी। अब आपका मन कर रहा है कि यार दुकान चल पड़ी, ठीक ठाक चल रही है, मैं और 10 दुकानें खोलूंगा। तो 10 दुकान खोलने के लिए 10 लाख रुपया और चाहिए आपको। तो आपने कहा कि भाई पैसा 2 तरीके हो सकते हैं आपके पास, या तो आप बैंक से लोन ले लो, हाँ, तो 10 लाख रुपए लेके दुकानें खोलो, तो उसमें आपको 9% ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज देना पड़ेगा। दूसरा तरीका है कि अपना उसमें से जो आपने एक दुकान खोली उसमें से कुछ हिस्सेदारी बेच दें। एक तरीका ये हो सकता है, तो उसमें लोन नहीं लेना है, लेकिन आपने अपना कुछ हिस्सा बेच दिया। तो दूसरा तरीका आपने अपनाया कि हमको कुछ हिस्सा बेचना, हमको लोन नहीं लेना है। तो अब आईपीओ आप हिस्सा कैसे बेचेंगे? अब आप सड़क पे खड़े होकर थोड़ी बेचेंगे, हमारे आलू की दुकान में हिस्सेदारी ले लो, आप तो आलू बेचते हो। तो आप गए, एक मर्चेंट बैंकर नाम का एक व्यक्ति होता है जिसको एडवाइजर मान लीजिए कि वो एडवाइजर है, रियल एस्टेट का ब्रोकर है, वो घर बिकवाएगा आपका। जी, आप उसके पास गए कि यार हमारी ये दुकान है भाई साहब, और मैं इसमें से 20% हिस्सा बेचना चाहता हूँ, मैंने जो 1 लाख रुपए लगाए इसमें 20,000 रुपए का माल में बेचूंगा। अब आप उसने कहा 20,000 अच्छा, रुपए तो वो आपकी बैलेंस शीट वगैरह ये सब 3 झाम देखेगा कि कैसे क्या बनाया, सब देख लिया उसने कहा ठीक है, हम आपका 20% हिस्सा भिजवा देंगे। तो फिर आपकी वो कंपनी बन गई, उसमें से शेयर बन गए। अब सपोज 1 लाख रुपए के 100 शेयर बनाए उसने, 1,000 रुपए वाले 100 शेयर बन गए, तो उसमें से 20 शेयर आपको बेचने, 80 शेयर आपके पास रहेंगे। अब वो कहेगा इस 20 शेयर का भाव क्या होना चाहिए, कितने में आप बेचोगे? हाँ वही असली अब असली सवाल ये आया। तो मर्चेंट बैंकर कहा कि देखो आप साल भर में ना 1 लाख रुपए आपने कैपिटल लगाई और आप साल भर में 20,000 रुपए प्रॉफिट बनाते हो, तो 20,000 का 20 टाइम मैं आपको दिलवा दूंगा वैल्यूएशन। वैल्यूएशन। हाँ, कंपनी का वैल्यूएशन 20 टाइम्स मैं आपको दिलवाऊंगा। तो कितना हो गया? 4 लाख। 4 लाख रुपए। ठीक है, अब 4 लाख आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बनी और आपको 20% हिस्सा बेचना है, तो कितना हुआ? 80,000। हाँ, 80,000 रुपए हो गया। तो वो 20 शेयर हम 80,000 में बिकवाएंगे। ये उसने आपको समझाया 20,000 की मैथमेटिकली। चीज को 80,000 में बिकवा। हाँ, ये सब बनाया, 4 गुना वैल्यूएशन उसने आपको दिलवा दी। अब वो जाएगा, कहेगा चलो अब इसके लिए एप्लीकेशन दायर करो, तो एप्लीकेशन गई, एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, फिर वो मार्केट में ओपन हो गया और जनता को बता दिया गया भाई ये खरीदिए खरीदिए खरीदिए। तो कुछ लोग खरीदेंगे, कुछ नहीं खरीदेंगे, तो इस तरीके से वो बिक गया और आपने अपना 20,000 का माल 80,000 में गया, 4 टाइम्स वैल्यूएशन पे बेच दिया। अब आपकी कंपनी जो आपने 1 लाख में खरीदी थी उसकी वैल्यू 4 लाख हो गई और आपने उसमें से कुछ 20% हिस्सा बेच दिया, पब्लिक शेयर होल्डिंग हो गई। जी, नाउ आपके पास वो हिस्सा बेच के पैसा आ गया ना, अब आप उससे बिजनेस एक्सपेंड करो, जो मर्जी वो करो। ये है पूरा आईपीओ का फ्रेमवर्क। इसमें अलग अलग कॉन्टोर्स हो सकते हैं, कोई 2 गुना पैसा का वैल्यूएशन दिलवाएगा, कोई 4 गुना का वो तो अलग दिलवाएगा। है, वैल्यूएशन कैसा कर रहे हैं आप। अब इसमें जो लेकिन आपने उसमें एक सवाल नुकसान। डाला था, जी, नहीं वो जवाब मैं दे रहा हूं जो आप पूछने वाले हैं। अगर कंपनी नुकसान में है, जी यही। असली सवाल ये था ना आपका, ये तो जी, उदाहरण मैंने दिया कि प्रॉफिट बना रहा, तो आपकी कंपनी अभी नुकसान करती, प्रॉफिट नहीं बनाती, रेवेन्यू है, हाँ, हाँ, प्रॉफिट नहीं लेकिन है, नुकसान का। नेट प्रॉफिट नहीं बन रहा, रेवेन्यू बन रहा है खूब। तब भी आप गए उसके पास कि यार हमको पैसा चाहिए और हमारा प्रॉफिट नहीं बनी, हमको बेचना है। तो जो आजकल स्टार्टअप की कहानी है कि लॉस मेकिंग कंपनी मार्केट में आ रही है, अब क्या करोगे आप? मर्चेंट बैंकर के कोई चिंता की बात नहीं, फ्यूचर तो आपका अच्छा है ना। ये लड़का हाई स्कूल अभी कर रहा है और टॉप करता हुआ आ रहा है, ये आईएएस बनेगा। आईएएस बनेगा। तो आईएएस की शादी का दहेज जो उसको मिलेगा, या वो आईएएस आज बन उसका के थोड़ा जो सा ये, दे दो। तो आज दहेज वाला लोग गुस्सा हो जाएंगे, मजाक के लिए मैंने बोला। आईएएस बन के जो इसकी वैल्यू बनेगी उसका कुछ वैल्यूएशन तो आज मिल सकता है ना इसको। जी, तो वो अब एंट्रेंस वो, लायक तो दे दें। हाँ, उसके हिसाब से वो जो है वैल्यूएशन सेट कर दिया कि नहीं नहीं सर, ये तो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस, आप 4 दुकानें क्यों करें, पूरे प्रदेश में आप खोलेंगे 80 दुकानें, और सोचिए 80 दुकान से आप एक दुकान से 10,000 करोड़ प्रॉफिट कमाएंगे, तो 80 दुकानों को कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। है ना। एक मुर्गी से 10 मुर्गी, 10 मुर्गी से 100 अंडे, फिर 1,000 मुर्गियां, फिर 10,000 बस, अंडे, वो वाली बस। कहानी उसने समझा दी। हाँ, उसके आधार पर आपने आके माल बेचा और लोगों ने ले लिया कि भाई बात तो सही कह रहा है यार, आज इसका धंधा इतना बड़ा हो गया है, कल तो ये प्रॉफिट भी कमाएगा ना भाई, कुछ तो कर ही बढ़ाएगा। रहा है। तो इस आधार पर आप माल बेच लेते हैं। कुछ कंपनियां इसमें सफल हो जाती हैं, ज्यादातर कंपनियां फेल हो जाती हैं।
80% लोगों के सपना की टोकरी टूट जाती है, बिल्कुल अंडे जो है सारे टूट जाते हैं, सब टूट जाते हैं, कुछ उसमें बन जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिस्क टेकिंग गेम। इसीलिए कहा जाता है कि मार्केट में जब आप आते हैं तो आपको समझ होनी चाहिए रिस्क कैसे लिया जाए, किस कंपनी में लिया जाए। नहीं समझ है तो किसी एडवाइजर की मदद लीजिए, खुद जरूरी नहीं कि आप सब कुछ खुद ही करो। नहीं समझ में आ रहा तो एडवाइजर की मदद ले लो भाई, क्या करें नहीं करें। तो आईपीओ का पूरा खेल ये है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। अच्छा, कुछ बहुत प्रसिद्ध कंपनियां होती है जो ऑलरेडी प्रॉफिट बना रही है, जैसा भी 1-2 आईपीओ है, इनका जिक्र कर लेना चाहिए। एनएससी का आईपीओ आने वाला है और रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ आने रिलायंस वाला है। जियो का बड़ा आई, दोनों के डीआरएसपी फाइल हो चुके हैं, दोनों के आईपीओ दिवाली से पहले आ जाएंगे, लिस्ट हो जाएंगे। और दोनों का साइज कुल मिला के 60,000 करोड़ का होगा, मतलब रफली 30-30 हजार करोड़ के दोनों आईपीओ होंगे। और दोनों प्रॉफिट बना रही कंपनियां, जायंट कंपनी है। मतलब जियो भी अपना, जियो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है और एनएससी सबसे बड़ा एक्सचेंज है। तो अब इसमें तो प्रॉफिट भी बन रहा है भाई, इसमें कंपनी भी अच्छी चल रही है, मोनोपोली है, देश की सबसे बड़ी कंपनी है। तो इसमें कितनी वैल्यूएशन होनी चाहिए, ये भी आपसे 10 टाइम्स वैल्यूएशन मांगेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला सब में वही है, प्रॉफिट कम बन रहा, ज्यादा बन रहा, नुकसान बन रहा, लेकिन फॉरवर्ड लुकिंग प्रॉमिस जो है उस पर बन रहा है। तो ये दोनों आईपीओ में भी यही होगा कि भाई एनएससी में 10 टाइम्स अच्छा, मिलें एक कि चीज आप और 20 समझा टाइम्स। दीजिए, जब आपने इतने बड़े आईपीओ की बात कर दी कि बहुत सारे लोग, हमारे मित्र लोग आईपीओ के लिए फाइल कर देते हैं, है ना, और फिर वो कहते हैं अब ये जिस दिन खुलेगा उस दिन पता पड़ेगा कि आपका आया है कि नहीं आया। तो हाँ। ये नोएडा अथॉरिटी जैसा ही होता है क्या, जैसे हमारा वहां कभी नहीं आया वैसे आईपीओ कभी नहीं आया, ये क्या हाँ, होता है? इसमें होता ये है कि आमतौर पे जो रिटेल इन्वेस्टर है हम लोगों जैसी वाली कैटेगरी का, उसके लिए 35% का कोटा होता है। यानी टोटल जो 100 शेयर हैं उसमें से 35 शेयर रिटेल के लिए है, बाकी सब एचएनआई के लिए, क्यूआईबी के लिए और दूसरे लोगों के लिए, बड़े बड़े लोगों लोगों के लिए। 35 रिटेल के लिए होते हैं। अब 35 की बजाय अगर 100 एप्लीकेशन आ गई, मतलब उस 35 के लिए 100 एप्लीकेशन है, तो 3 में से किसी एक को ही मिलेगा ना। तो वो प्रो रेटा बेसिस पे करते हैं, तो जिसकी लॉटरी लग गई उसमें कोई गफलत नहीं होती है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं कंप्यूटराइज होती है, मतलब लॉटरी वो सिस्टम है कंप्यूटर, या हाँ, क्या वो है? किस्मत है आपका। कि मैंने, मतलब मुझे ध्यान है, मैंने बहुत पहले लगाना शुरू किया था तो कम से कम 1 दर्जन बार मैं फेल हुआ, मुझे कभी मिला ही नहीं, तो हमने बंद कर दिया। हमने कहा भाई किस्मत बहुत खराब, हमको आईपीओ नहीं मिलता, हम नहीं लेंगे आज से। तो अच्छा, किसी को, बहुत सारे ऐसे लोग जानता हूँ जिनको हर बार मिलता है, अब वो किस्मत की बात है, उसमें कोई, मतलब कोई जुगाड़ ऐसा कुछ नहीं अच्छा, है। आप समझ में आ गया मुझे कि किस्मत की वजह, इसी वजह से हमें कभी नहीं मिला। अब मुझे भी नहीं मिला आज तक कभी आईपीओ लगता ही नहीं मुझे तो हमने बंद नहीं कर दिया, हमको आईपीओ लेना ही नहीं। अब तो खैर दूसरे रीजन से भी मुझे आईपीओ नहीं लेना, मुझे महंगे लगते हैं वो। लेकिन आईपीओ में मिलने का प्रोबेबिलिटी है कि 35 शेयर है और लेने, अरे आप 100, मैं बता रहा हूँ 10-10, 20-20 गुना, 100-100 गुना सब्सक्राइब होता है। अभी आप एनएससी का देखिएगा कि 35 की बजाय 350 लोग लेने के लिए खड़े हैं, तो 10 पर 1 को मिलेगा, 10 पर 1 को मिलेगा। तो ये इस टाइप की कहानी है कि किसको मिला किसको नहीं मिला। चलिए सर, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने समझाई, योग के बहाने से फ्लेक्सी होने का, पैसे का फ्लेक्सी कैसे करें, और थोड़ा थोड़ा फ्लेक्सी रोज करते हैं, थोड़े थोड़े आसान करते रहे, कुछ थोड़े से सूक्ष्म आसान नहीं करने शुरू में कि बिल्कुल एसआईपी में करिए, लगाकर, एसआईपी में एकदम लगाकर एसआईपी। ये बहुत कंट्रोवर्शियल लोग बना रखा है इस समय, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको एसआईपी करनी चाहिए। इट्स अ वेरी गुड प्रोसेस, क्योंकि इससे बेटर कोई तरीका है नहीं, वरना मैं उसको बोल देता। ये एक बेटर तरीका है, आप थोड़ा थोड़ा निवेश की आदत डालिए, जिसको कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक ठीक है, क्योंकि अभी आज हम गोल्ड पर बात इसलिए नहीं करें क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि खरीदना नहीं है, फिर उसके इन्वेस्टमेंट पर बात हम किसी दिन और करेंगे, लेकिन ये जो है इन्वेस्टमेंट, इस पर आपने चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समझाया हम लोगों को, और ये भी आप अच्छा समझते हैं कि मुझे कैसे समझ में आएगा वैसे ही आप समझाते हैं, उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। सर मैं सबको अपने जैसे ही मानता हूँ।